Students, in our last class we have completed the reversible and non-reversible changes, right? Now we are going to start with the third topic, third point, that is the natural and man-made changes. Okay, so ऐसे changes जो कि natural होते हैं, मतलब नेचुरल है कि वो चेंजेस होंगे ही सही। ऐसे चेंजेस जो कि नेचर करता है अपने आप, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल चेंजेस। और ऐसे चेंजेस जो कि नेचर में अपने आप नहीं होते हैं बल्कि हम वो चेंजेस करवाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मेन मेड चेंजेस, राइट? द चेंजेस विच आर ब्रॉट अबाउट बाय नेचर इटसेल्फ, ऐसे चेंजेस जो नेचर खुद से कर रहा है, उनको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल चेंज। दीज चेंजेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैन, और इन चेंजेस को मैन कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। पहला हो गया चेंज ऑफ सीज़न। सीजन्स में चेंज जो है वो नेचर अपने आप ही करता है, हम अपनी मर्जी से सीज़न में चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट? टाइड्स इन द सी, जो ओशन में जो टाइड्स आती हैं उसमें मैन कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो नेचर से ही हो रहा है। एजिंग ऑफ प्लांट, जो प्लांट्स हैं वो किस स्पीड से बड़े होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? नेचर ही डिसाइड करेगा, उसमें हमारा कोई रोल नहीं हो सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, राइट? देन लैंडस्लाइड्स, आपको पता है कि जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होती हैं, तो वो भी क्या होता है? नेचर के कारण ही हो रहा है, उसमें भी हमारा ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेरेंस या कोई रोल नहीं है, राइट? सो दीज आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस दैट आर नेचुरल, राइट? ऐसे चेंजेस जो कि नेचर खुद कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल चेंज। अब हम देखते हैं मैन मेड चेंजेस, द चेंजेस विच आर ब्रॉट अबाउट बाय मैन इन इट इज़ कॉल्ड एज मैन मेड चेंजेस। ओके, ऐसे चेंजेस जो ह्यूमन बीइंग करवाता है या करता है, उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? मैन मेड चेंजेस। दीज चेंजेस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मैन, और ये जो चेंजेस हैं वो हमारे कंट्रोल में रहते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल में रहते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से दही बनाना, है ना, ये एक एग्जांपल हो गया आपका मैन मेड चेंज का। देन बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जो होते हैं वो उनको बर्न करना, ये भी हो गया फॉर एग्जांपल मैन मेड चेंज का। कटिंग नेल्स, हमारे नाखून बढ़ रहे हैं, हमने खुद से नाखून कट कर दिए, तो वो क्या हुआ? एक मैन मेड चेंज हुआ। स्विचिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक फ़ैन, हमने फ़ैन को ऑफ किया, ऑन किया, वो हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, राइट? सो दीज काइंड ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड एज मैन मेड चेंजेस। ऐसे चेंजेस जो नेचर खुद करता है उसको हम बोलेंगे नेचुरल चेंज, और ऐसे चेंजेस जो ह्यूमन बीइंग करते हैं उनको हम बोलेंगे मैन मेड चेंजेस। ओके, नेचुरल चेंजेस में ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं होता है, हम उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, जबकि मैन मेड चेंजेस जो होते हैं उसमें हम इंटरफेरेंस, मतलब वो तो हमारे द्वारा ही किए जाते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। What do we mean by periodic and non-periodic changes? That we will see. Periodic changes are events that repeat themselves after a certain amount of time. ऐसे changes जो अपने आप को रिपीट करते हैं कुछ समय के बाद, राइट? मतलब ऐसे चेंजेस जो टाइम के साथ साथ अपने आप को रिपीट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक चेंज। और ऐसे चेंजेस जो टाइम के साथ अपने को रिपीट नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन पीरियोडिक चेंजेस। ओके, द अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, द अर्थ्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, एंड हैंस डे एंड नाइट और सीजन आर द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक चेंज। आपको पता है कि हर 24 आवर्स के बाद डे एंड नाइट जो है वो चेंजेस होते हैं, है ना? या हर एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो सीज़न है वो चेंज होता है, राइट? इसका मतलब ये जो चेंजेस हैं वो कैसे चेंजेस हैं? पीरियोडिक, क्योंकि इनका टाइम जो है वो फिक्स है कि इस टाइम पे ये चीज़ होगी ही सही, राइट? सो ऐसे चेंजेस जो टाइम के साथ साथ फिक्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक चेंज। आपको पता है कि मई जून में समर सीज़न ही रहेगा, दिसंबर में विंटर सीज़न ही रहेगा, जुलाई अगस्त में रेनी सीज़न ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उनका टाइम फिक्स है ना? दैट आर द पीरियोडिक चेंजेस। बट
ऐसे चेंजेस जो कि फिक्स नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन पीरियोडिक चेंजेस. सो द चेंजेस दैट डू नॉट अकर अगेन आफ्टर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम आर कॉल्ड एज नॉन पीरियोडिक चेंजेस. ऐसे चेंजेस जिनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, जिनका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन पीरियोडिक चेंजेस. If there is an earthquake or volcanic eruption today, the next cannot be predicted. ऐसा मान लीजिए कि आज कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ या कोई अर्थक्वेक आया, तो अब नेक्स्ट अर्थक्वेक कब आएगा या नेक्स्ट वॉल्केनिक इरप्शन कब होगा, इसके बारे में हम कोई प्रिडिक्शन लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है ना. इट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स, इट इज़ अनसर्टेन. हम उसको पता नहीं लगा सकते हैं. वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट बिकॉज इट इज़ नॉन पीरियोडिक. तो सच चेंजेस दैट आर नॉन पीरियोडिक आर सच चेंजेस जिनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन पीरियोडिक चेंजेस. ओके. सो नेचुरल चेंजेस आर दोज जो कि नेचर करता है, उसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता है, दैट आर नेचुरल चेंजेस. मेन मेड चेंजेस जो ह्यूमन बीइंग खुद करता है उनको हम बोलते हैं मेन मेड चेंजेस. देन आता है हमारा पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंज. ऐसे चेंज जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट होते हैं उनको हम बोलते हैं पीरियोडिक चेंज. और जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन पीरियोडिक चेंजेस. ओके. So I hope it is all clear to all of you till now. Now, physical and chemical changes. Okay, what do we mean by physical and chemical changes that we will study in detail here. हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में इसका एक इंट्रोडक्शन देखा था. अब यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि एग्जैक्टली फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस का मतलब क्या होता है. अ फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज in which no new substance is formed. फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जो कि टेम्पररी होता है, मतलब कुछ समय के लिए ही होता है, और इस चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. जो सब्सटेंस है उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहने वाला है. ओके. सो ऐसे चेंजेस जिसमें जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहने वाला है और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, physical change. And physical change are temporary changes. Okay. It is reversible and the composition of a substance remain unchanged. ये कैसा है, रिवर्सिबल चेंज है. रिवर्सिबल का मतलब क्या, कि जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमने आइस क्यूब को फ्रिज से बाहर निकाल दिया तो वो वाटर बन जाएगा, और अगर मैं उसी वाटर को फिर से फ्रिज में रख दूंगा तो फिर से आइस क्यूब बन जाएगा. तो ऐसा चेंज जो कि रिवर्सिबल होता है ना. तो जो फिज़िकल चेंज होता है वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं. और दूसरा, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द वाटर डज नॉट चेंज, और उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम ही रहेगा, चाहे वो आइस के शेप में हो या चाहे वो वाटर के शेप में हो. दोनों ही केसेस में जो वाटर का केमिकल कंपोजिशन है वो तो सेम ही रहेगा. उसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ही रहेगा, राइट. सो जो उसका केमिकल कंपोजिशन है दैट विल रिमेन द सेम इन बोथ द केसेस. ओके. लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल एक्टिविटीज, लर्न मोर अबाउट द फिजिकल चेंज. यहाँ आपको 2 एक्टिविटीज़ दे रखी हैं दैट यू हैव टू रीड बाय योर ओन. ओके. सो यू हैव टू read this activity by your own. Okay. Now here there is a second activity that also you have to study, read by your own. Now here are a few points related to the physical change. We will discuss these points one by one. First one is no new substance is formed. फिजिकल चेंज में कभी भी एक नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, राइट. दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सो मैनी टाइम्स कि जो सब्सटेंस है वो वही रहता है, चाहे हम वाटर वाला एग्जांपल इज़ द बेस्ट, चाहे वो सॉलिड शेप में हो या लिक्विड शेप में हो, चाहे वो आइस हो या वाटर हो, उसका केमिकल सब्सटेंस कंपोजिशन जो है वो सेम रहेगा और कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा फिजिकल चेंज में. द चेंज इज़ टेम्पररी.
ये जो चेंज है वो कैसा रहता है, टेम्पररी, इट इज़ नॉट परमानेंट. द चेंज कैन बी रिवर्स्ड ऑन विदड्रॉइंग द एजेंट्स विच कॉज द चेंज. और ये जो होते हैं वो रिवर्स कर किए जा सकते हैं, रिवर्स किए जा सकते हैं मतलब रिवर्सिबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर से आइस, आइस से वाटर करना, दैट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, राइट. द कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन अनअल्टर्ड. और जो मैटर है उसका कंपोजिशन जो रहता है वो अनअल्टर्ड रहता है. इसका मतलब क्या, जो एटम्स का ओरिएंटेशन है, जो एटम्स एक पैटर्न में अरेंज्ड हैं, वो उसी पैटर्न में अरेंज रहते हैं और उनके कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता है इन फिजिकल चेंजेस. ओके, देयर मे बी सम चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज स्टेट, कलर या स्मेल. फिजिकल चेंजेस में कुछ प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस ज़रूर हो सकते हैं, जैसा कि पहला हो गई स्टेट, है ना. तो वी नो दैट कि अगर वाटर को फ्रिज में है तो वो सॉलिड में हो जाएगा, और बाहर निकाल दिया तो लिक्विड, अगर उसको बॉईल कर दिया तो गैस. इसका मतलब क्या, फिजिकल चेंज में क्या हुआ, उसकी स्टेट चेंज हो गई, पहले सॉलिड थी फिर लिक्विड हो गई फिर देन गैस हो गई, है ना. उसका कलर चेंज हो सकता है, स्मेल में चेंज आ सकता है. सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस. ओके, dissolution, precipitation, evaporation, condensation, freezing, melting, and sublimation are a few examples of physical change. Students, you are familiar with the terms evaporation, condensation, freezing, melting, and sublimation, right? All these terms we have already studied. And the dissolution and precipitation, these two terms you will study in the further chapters. Okay, so ये सारे जो processes होती हैं, these all the processes are the examples of physical change, right? और ये तो हम काफ़ी बार डिस्कस कर ही चुके हैं कि फ्रीजिंग और मेल्टिंग वाला, देन कंडेंसेशन, इवेपोरेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट. सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस. नाउ chemical change. What do we mean by chemical change? That we will study in detail now. A chemical change is a permanent change in which an entirely new substance is formed with different properties. केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें कि जो कि परमानेंट चेंजेस होते हैं. मतलब अगर एक बार आपने दो रिएक्टेंट्स को मिला दिया और एक प्रोडक्ट बना दिया, तो अब हम उसको फिर से बाइफरकेट करके दो अलग अलग रिएक्टेंट्स नहीं बना सकते हैं. मतलब अगर एक बार कोई सब्सटेंस बन गया तो फिर वो फिक्स हो जाएगा. ओके, सो ऐसे चेंजेस जिसमें जो परमानेंट होते हैं और जिसमें हम फिर से एक नया सब्सटेंस बन जाता है जिसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली अलग होती है उसके रिएक्टेंट्स से, तो ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस. ओके, द चेंज इज़ यूजुअली इरिवर्सिबल. और ये जो चेंजेस होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल. मतलब अगर एक बार रिएक्शन हो गई तो हम उसको फिर से पलट के जो हमारा ओरिजिनल कंटेंट था, जो ओरिजिनल सब्सटेंस था, उसको गेन हम नहीं कर सकते हैं, राइट. Let us perform the following activities to find out more about the chemical change. Students, you have given an activity here, you have to read it by your own. Okay, you have to read both these activities, that is 3 and 4, by your own. Now here there are some of the points of the chemical changes that we will study one by one. First one is one or more entirely new substances is formed. Okay, केमिकल चेंजेस में क्या होता है, दो कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, दो कोई सब्सटेंसेस हैं, वो रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक हमेशा एक न्यू सब्सटेंस बनेगा जिसकी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीटली डिफरेंट होंगी फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस. ओके, नाउ द सेकेंड वन इज दिस चेंज इज परमानेंट. एक बार अगर कोई प्रोडक्ट बन गया, एक बार अगर कोई सब्सटेंस बन गया, तो हम उसको फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं. फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर, आपने एक पेपर को बर्न कर दिया है ना, तो अब जब आपने उस पेपर को बर्न कर दिया तो अब उसकी एशेस बची हैं. अब हम फिर से उसको ओरिजिनल फॉर्म में ओरिजिनल पेपर बना सकते हैं क्या उन एशेस से? सो द आंसर इज नो. सो ये जो चेंज है वो कैसा चेंज हुआ, केमिकल चेंज, बिकॉज इट इज़ अ परमानेंट चेंज.
अब हम उसको फिर से पेपर नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे चेंजेस जो कि परमानेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द चेंज इज इरिवर्सिबल। केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, इट मीन्स अगर एक बार चेंज हो गया तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ चेंज इन द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस टेक प्लेस। फिजिकल चेंजेस में हमने क्या देखा था कि जो एटम्स हैं उनकी पोजीशन, उनका ओरिएंटेशन, वो सब कैसा रहता है, फिक्स रहता है। और उनका ओरिएंटेशन, उनकी पोजीशन, इन सब चीज़ों में कोई चेंजेस नहीं होते हैं फिज़िकल चेंज में। बट अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंजेस में जो एटम्स का कंपोजिशन है, उनका ओरिएंटेशन है, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर वाला ही, पेपर जब बर्न नहीं हुआ था तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और थी, और अब जब वो ऐश बन गया है तो अब उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और हो गई हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या कि उसमें एक नया ही सब्सटेंस बन गया है। वन मोर एग्जांपल, हमने क्या किया, मिल्क से कर्ड बना लिया। मिल्क से कर्ड बना लिया तो मिल्क की प्रॉपर्टीज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, और कर्ड मतलब दही की प्रॉपर्टीज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो दीज ऑल बोथ द प्रॉपर्टीज़ आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। इसका मतलब क्या कि इसमें जो जो प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसका कंपोजिशन पूरी तरह से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ हीट और लाइट में बी गिवन आउट और एब्जॉर्ब्ड। इन रिएक्शंस में या तो हीट और लाइट आपको बाहर से देनी पड़ती है या इवॉल्व होती है, राइट। आपको पता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। अब एनर्जी रिलीज़ होगी तो वो किसी न किसी फॉर्म में ही होगी, और एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो बेस्ट मैक्सिमम टाइम्स किस फॉर्म में होती है, हीट और लाइट के फॉर्म में। ओके, so whenever a chemical change takes place, there is a release or absorption of heat or light. Rusting, burning of fuel, curding of milk, cooking of food and fermentation are the other examples of the chemical changes. आयरन में रस्टिंग हुई, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। मिल्क को हमने मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट किया, दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ फ्यूल इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, फूड कुक होने से पहले जो उसकी प्रॉपर्टीज़ थी वो बिल्कुल अलग थी एज़ कम्पेयर टू फूड कुक होने के बाद जो प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो this is also one of the example of chemical change, right? So here there are some of the examples of chemical change given to you. Now the next topic is difference between physical and chemical changes. Okay, ये इस टेबल में आपको कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं that what are the basic differences between the physical and the chemical change. Okay, first one is students, I cannot mark here, so you have to read it along with me. First one is no new substance is formed in physical change. फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जबकि अगर हम बात करें केमिकल चेंज की तो इसमें एक बिल्कुल ही नया सब्सटेंस बन जाता है ना। जैसे कि हमने फिजिकल चेंज का एग्जांपल लिया, आइस को वाटर में कन्वर्ट किया, तो दोनों ही केसेस में, चाहे वो आइस के शेप में हो चाहे वो वाटर के शेप में हो, दोनों ही केसेस में जो उसका केमिकल कंपोजिशन है वो तो वही है ना, उसका H2O ही रहने वाला है। लेकिन केमिकल चेंज की बात करें तो वहाँ पे मान लीजिए हमने एक पेपर को बर्न कर लिया, पेपर को बर्न कर दिया तो पेपर की प्रॉपर्टीज़ पहले बिल्कुल अलग थी, अब जो ऐश बना है वो उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है ना। तो इसमें क्या हुआ, एक नया ही सब्सटेंस बन गया। लेकिन फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, केवल उसकी स्टेट चेंज हुई है, राइट। फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज, है ना। फिजिकल चेंज जो होता है वो कैसा होता है, टेम्पररी, जबकि केमिकल चेंज कैसा होता है, परमानेंट, राइट। नेक्स्ट, नो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होते हैं। लेकिन
जो केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है ना। जैसे कि पेपर और एशेस वाला जो एग्जांपल है, दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल। पेपर का केमिकल कंपोजिशन कुछ और था, और जब जो ऐश बन गई है उसका केमिकल कंपोजिशन कुछ और है, राइट। मिल्क में कुछ और केमिकल्स थे और कर्ड में कुछ दूसरे ही केमिकल्स हैं, तो इसका केमिकल कंपोजिशन क्या हो गया है, पूरी तरह से चेंज हो गया है। रिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस आर इजीली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, जबकि केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं, है ना। We cannot get back the reactants from the products once the reaction is done in chemical change, but in case of physical change we can get back the reactants when two or more reactants combine to form one product in case of physical change, right. Now the last one is heat or energy may or may not be given out or absorbed. फिज़िकल चेंजेस में ज़रूरी नहीं है कि हीट या लाइट जो है वो इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो, है ना। मतलब हीट और लाइट इवॉल्व हो या एब्जॉर्ब हो ऐसा ज़रूरी नहीं है इन केस ऑफ फिज़िकल चेंज। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल चेंजेस की, तो केमिकल चेंजेस में इट इज़ कंपलसरी कि जो अगर कोई रिएक्शन हुई है तो उसमें हीट और लाइट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी डेफिनेटली, राइट। सो दीज आर अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल changes, right. Now the next topic is changes involved in interaction. अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है उनके बीच में, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, दैट वी विल सी नाउ. Almost all the changes around us involve two or more material which interact with each other during change. हमारे आसपास जितने भी चेंजेस होते हैं उसमें दो या दो से ज़्यादा मटेरियल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि एक नया सब्सटेंस बन पाए, है ना। इसी तरह से कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है, राइट. सो टेक एन एग्जांपल ऑफ वुड कटर स्प्लिटिंग द पीसेस ऑफ वुड. हमने एक एग्जांपल लिया वुड कटर का. वुड कटर मीन्स द पर्सन हु कट्स द वुड इन द फॉरेस्ट, है ना. फॉरेस्ट में जाके जो लकड़ी काटते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, वुड कटर. तो वुड कटर ने क्या किया, टेक एन एग्जांपल ऑफ अ वुड कटर स्प्लिटिंग द पीसेस ऑफ वुड अपॉन हीटिंग विथ एक्स. एक्स मतलब कुल्हाड़ी. वुड कटर एक्स से क्या कर रहा है, वुड के पीसेस कर रहा है. द वुड गेट स्प्लिट. यू शुड ऑल्सो नोट दैट द एक्स गेट अ बिट ब्लंट. जैसे जैसे वुड कटता जाएगा, वुड के पीस होते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, जो एक्स है मतलब जो कुल्हाड़ी है वो कैसी होती जाएगी, ब्लंट होती जाएगी. मतलब पहले वो शार्प थी, अब जैसे जैसे वो लकड़ी काटती जाएगी तो वो कैसी होती जाएगी, थोड़ी सी ब्लंट होती जाएगी, मतलब उसकी शार्पनेस कम होती जाएगी, राइट. Thus the change affects both the material. इसका मतलब क्या कि अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो वो दोनों ही मटेरियल्स को अफेक्ट करता है. ना सिर्फ वो वुड को अफेक्ट करेगा बल्कि वो एक्स को भी अफेक्ट करेगा, राइट. Thus the changes affect both the materials. Another example would be burning of matchstick by striking on the side of the matchbox. इसका एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. हमने क्या किया, एक मैच स्टिक ली और एक मैच बॉक्स लिया. अगर मैं उस मैच स्टिक को बर्न करता हूँ बाय स्लाइडिंग इट ओवर द साइड ऑफ द मैच बॉक्स, then what will happen, the matchstick burn as well as a mark is left on the match box. जैसे ही हमने उसको रब करेंगे मैच बॉक्स के ऊपर तो क्या होगा, मैच स्टिक तो बर्न होने लग जाएगी लेकिन मैच बॉक्स के ऊपर भी एक मार्क रह जाएगा, है ना. इसका मतलब क्या कि दोनों ही चीज़ें, मैच स्टिक तो बर्न हुई सही लेकिन मैच बॉक्स पर भी एक मार्क रह गया. इसका मतलब जब भी दो चीज़ें इंटरेक्ट होती हैं तो दोनों पर ही कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होता है, राइट. Therefore, the change or interaction has influenced each other. इसका मतलब जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होता है तो वो दोनों ही सब्सटेंस को क्या करता है,
अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज एनर्जी ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ चेंज। अगर कोई चेंज टेक प्लेस हो रहा है, अगर कोई चेंज टेक प्लेस हो रहा है तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन होगा एनर्जी का, है ना। हमने अभी पढ़ा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पर हीट या लाइट के फॉर्म में जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, राइट। वी नो दैट बर्निंग ऑफ कोल, वुड, कैंडल, गैस गिव्स आउट हीट एंड लाइट। हमको पता है कि जब भी कोल, वुड, कैंडल या कोई गैस अगर बर्न हो रही है तो उसमें हीट और लाइट जो है वो रिलीज होगी। वाटर चेंज इनटू इट्स वेपर व्हेन इट इज़ हीटेड। जब हम वाटर को अगर हम बर्न करते हैं, सॉरी, वाटर को जब हम बॉईल करते हैं तो वो क्या होगा, वाटर को अगर हम बॉईल कर रहे हैं तो वो अपनी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। वाटर व्हेन कूल कैन बी चेंज इनटू आइस। और अगर हम वाटर को कूल कर रहे हैं तो वो आइस में चेंज हो जाएगा। इन ऑल दीज चेंजेस सम हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व। और हर इस चेंज में क्या हो रहा है, हीट या तो एब्जॉर्ब की जा रही है या इवॉल्व की जा रही है, राइट। वाटर को बॉईल किया, इसका मतलब क्या, उसने हीट को एब्जॉर्ब किया, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, है ना। और अगर हम वाटर को फ्रिज में रख देते हैं तो उस केस में क्या हुआ, जो फ्रिज है वो वाटर को ठंडा कर रहा है, मतलब क्या कि वाटर हीट को इवॉल्व कर रहा है। और जब वाटर हीट को इवॉल्व कर रहा है इसका मतलब इट इज कन्वर्टिंग इनटू आइस। देयर आर सम चेंजेस ड्यूरिंग विच हीट इज रिलीज्ड। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें कि जो हीट है वो रिलीज होती है, और और ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक चेंजेस। तो ऐसे चेंजेस जिसमें हीट रिलीज होती है उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक चेंजेस। एंड देयर आर सम चेंजेस इन विच द हीट इज एब्जॉर्ब्ड। और कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। ओके। ऐसी रिएक्शंस या ऐसे चेंजेस जिसमें हीट रिलीज होती है दैट आर एक्सोथर्मिक, और ऐसे चेंजेस जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब होती है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। इसका मतलब वाटर का बॉईल होना एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, और वाटर का आइस में कन्वर्ट होना एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, राइट। Melting of ice, dissolution of common salt in water, etc. are the few examples in which the heat is absorbed, है ना। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट कब होगा, जब उसको हीट मिलेगी। तो मेल्टिंग ऑफ आइस किसका एग्जाम्पल हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। सो सिंपल सी चीज़, ऐसी चेंजेस जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब हुई उनको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक, और जिसमें हीट इवॉल्व हुई या रिलीज हुई उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल वाटर से आइस में कन्वर्ट होना, और एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल आइस से वाटर में कन्वर्ट होना। ओके। Now here there is an activity given to you, that is the activity 5. You have to do it by your own. Okay. So hence our chapter is completed now. So that's all for today's class, students. From our next class we will study the next chapter. Thank you.